प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं जीत। जीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। जी। और दर्शकों, जीत जो है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ ही एक टीचर भी हैं, एक एजुकेटर भी हैं। तो इतिहास पर और बहुत सारे विषयों पर बहुत कमाल की जानकारी रखते हैं और पर्टिकुलरली हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज का है, जो विषय है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में राजनीति जो हो रही है वहां पर, उसके बारे में बहुत बात हो रही है, क्या सीट आएंगी क्या नहीं आएंगी। हम उससे भी थोड़ा सा बचेंगे। एक्चुअली बंगाल एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में कितनी सारी शानदार बातें हमने पढ़ी हैं, लिखी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या महान पुरुष हुए वहां पर, पूरी पूरी सभ्यता का उत्थान हुआ। पर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली विद कम्युनिस्ट रूल, हमने उसका पतन भी देखा है। तो हम जरा जीत से जानना चाहेंगे कि ये बंगाल की सभ्यता जो है उसका उत्थान कैसे हुआ और उसका जो पतन है, जो आज के कारण, आज के हालात हैं, यहाँ तक पहुंचा कैसे। जीत, हमें जरा सा एनलाइटन करें इसके बारे में। नमस्कार, प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमन। जैसे आपने कहा कि बंगाल आज के दिन में भारतवर्ष का शायद सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि शायद भारतवर्ष का हर राज्य आज पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा है कि पश्चिम बंगाल, जो कि भारत के सभी राज्यों को एक समय दिशा दिखाया करता था, आज शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चाहे वो अर्थनैतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर जगह पे एक अलग और एक दूसरे तरह के दौर से गुजर रहा है। शायद वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ये शायद दौर और कभी शायद वापस ना आए, क्योंकि इस दौर में हम जिस तरह से गुजरेंगे, शायद वही बंगाल के इतिहास को आगे जाके बताएगा कि हमने सही किया या गलत किया, या फिर बंगाल इतिहास का एक अध्याय बन के ही रह जाएगा। आज के दिन बहुत में लोग आज के समय को इसको डू और डाई सिचुएशन बता रहे हैं। दिस इलेक्शन, मतलब इधर बंगाली सभ्यता विल रिवाइव या इट विल गो डाउन, ऐसा बता रहे हैं। मतलब इस पोजीशन तक कैसे आए। जी देखिए, बंगाल के इतिहास को समझना एक एपिसोड में शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का इतिहास को खराब करने में या फिर उसको पर्टिकुलरली एक ही एस्पेक्ट में समझाने में मार्क्सिस्ट इतिहासवादियों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बार बार यही जाना है कि बंगाल का इतिहास 1757 से जाके शुरू होता है, दो एक पन्नों में खत्म हो जाता है, क्योंकि यही शायद इतिहासकारों ने हमें समझाना चाहा। लेकिन बंगाल का इतिहास 3000 साल से ज्यादा पुराना है। शायद चाहे रामायण हो या महाभारत हो, बंगाल का जो उल्लेख है वो बार बार करते आए हैं हमारे जो लेट्स से धर्म ग्रंथ है, चाहे वो जैनीय धर्म ग्रंथ हो, बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ हो, हर जगह पे बंगाल का है। अगर हम सबसे पीछे चले जाए इतिहास में, और बंगाल का सबसे पहला उल्लेख आता है रामायण में, जिस राज्य में आज श्री रामचंद्र को बोला जाता है कि वो मतलब, या फिर उनके नाम लेने पे लेट से लोगों को मार दिया जाता है, पीटा जाता है, वो एक समय पे, वही बंगाल एक समय पे अयोध्या का सबसे बड़ा सहयोगी राज्य हुआ करता था। लेकिन शायद वो इतिहास आज के दिन में किसी को पता नहीं है। फिर हम चले आए अगर महाभारत में, तो महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि जैसे हम जानते हैं, अगर किसी को भी बोला जाए महाभारत के बारे में, तो अंगराज कर्ण के बारे में हर कोई जानते हैं। और अंग और वंग, ये दोनों जो थे आपसी सहयोगी राज्य थे। तो अंग जिस तरफ चले, वंग भी उस तरफ चल दिए। तो वंग का शायद उस समय पे उन्होंने कौरव के साइड से लड़ा, लेकिन हम उस समय से चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी बंगाल के युवा को पूछोगे कि बंगाल का इतिहास कितना पुराना है, या फिर महाभारत या फिर रामायण में उल्लेख है, तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बताया ही नहीं गया कभी किसी को। तो बंगाल उस दौर से गुजरा है। बंगाल को जैनीय किताब में राधा के नाम से भी जाना जाता है। शायद ये किसी को नहीं पता। ये अचरांग सूत्र और भागवती सूत्र दो किताब हैं जहां पे बंगाल को राधा के नाम से भी बोला जाता है, जो कि शायद किसी को ही नहीं पता। तो बंगाल का इतिहास, अगर मैं आपको बोलूं कि चंद्रकेतुगढ़ एक 3000 साल पुराना जगह है, तो जैसे ही नाम सुनेंगे चंद्रकेतुगढ़, हमें आइडिया होगा कि कहाँ हो सकता है, शायद पश्चिमी भारत में। लेकिन
मात्र कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर एक 3000 साल पुराना जगह है, जो कि हमारा जो सिंधु सभ्यता हुआ करता था, उसी के समय सामयिक ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेट्स से शहर हुआ करता था, जहां से यहाँ ग्रीक सभ्यता के साथ हमारा व्यवसाय या फिर वाणिज्य होता था। और आज के दिन में जिस शहर को हम तमलुक कहते हैं, तब के दिन में इसको ताम्रलिप्त बोला जाता था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। तो बंगाल का इस इतिहास के साथ बहुत दिनों पहले ही नाता तोड़ मतलब टूट चुका है या फिर तोड़ दिया गया है, कि आज के दिन में बंगाल के बारे में शायद इतना कोई भी नहीं जानता कि बंगाल इतना पुराना है। बंगाल का अगर देखा जाए तो बंगाल एक समय पे, या फिर जैसे हम बंगाली में बोलते हैं बांग्ला, तो बांग्ला एक समय पे भारतवर्ष के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राज्य वो भी हुआ करता था। तो चाहे वो त्रिमुखी संग्राम हो, हर्षवर्धन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हर्षवर्धन को जब तक हमारे राजा शशांक टिके रहे या फिर वो जीवित रहे, वो भास्कर वर्मा और हमारे हर्षवर्धन दोनों के साथ एक ही समय पे युद्ध करते रहे, और वो कभी भी शशांक के समय पे बंगाल के ऊपर वो अपना कब्जा नहीं जमा पाए न। और शशांक के बारे में बहुत लेट से बान भट्ट जी ने लिखा था कि वो एक बुद्धिस्ट मतलब विद्वेषी थे। तो उन्होंने बोधि वृक्ष जो था उसको काट दिया गया, उसको उन्होंने कटवा दिया, फिर वो शाक्त थे। तो ये सारा बहुत कुछ उल्लेख है। फिर एक चीनी पर्यटक जो उस समय भारतवर्ष आए थे, उन्होंने भी शशांक को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की कि वो बुद्धिस्ट विदेशी थे, जो कि बाद में जाके बहुत सारे प्रमाण है कि शायद वैसा नहीं था। तो बंगाल का इतिहास धीरे धीरे आगे चल के हम लोगों ने देखा कि शशांक जो थे वो सबसे सशक्त राजा रह चुके हैं, जिसके डायनेस्टी को या फिर उनके वंश को मतलब गौर्य वंश बोला जाता था। उसके बाद पाल आए, जो कि एक बंगाल का सबसे लेट्स से अंधकारमय अध्याय रहा होगा, जिस पीरियड को मात्स्य न्याय बोला जाता है। बहुतों ने पढ़ा होगा मात्स्य न्याय क्या है। तो इस समय पे गोपाल आए, गोपाल के वंशधरों ने यहाँ पे कुछ समय तक राज किया। उसके बाद हमारे मत्स्य सेन न्याय राजा मतलब थे। छोटी मछली को मीडियम मछली खा जाती है और मीडियम मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो that's that. एग्जैक्टली यही पीरियड था। शायद Might is बंगाल भी right. आज के दिन में जी तो आज के दिन में बंगाल वही दौर से गुजर रहा है। मात्स्य न्याय ही वो जगह है, क्योंकि आज अगर ओके बंगाल के अगर हम सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक हालों को भी देखेंगे, ये मात्स्य न्याय ही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिसकी लाठी उसका जोर। बंगाल में यही चल रहा है, बंगाल में यही चलता आ रहा है। और अगर हम वापस से देखें, अगर थोड़े पीछे चले जाए इतिहास में, तो सिकंदर के बारे में हम हर कोई जानते हैं, अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। तो अलेक्जेंडर पॉलिस के बारे में, या फिर पुरु, राजा पुरु जो थे उनके बारे में भी बोला जाता है। लेकिन हम शायद ये नहीं जानते कि गंगा या फिर मगध में वो सिकंदर क्यों नहीं अंदर आ पाए, क्योंकि तब के दिन में बंगाल को गंगरीदई नाम से जाना जाता था। 6000 युद्ध हाथियों के साथ इस जगह को बंगाल ने डिफेंड किया था। ये इतिहास कभी किसी को सिखाया नहीं गया, बंगाल के युवा को नहीं, भारत के किसी युवा को नहीं पता नहीं है कि बंगाल को बोला जाता है कि बंगाल एक मार्शल रेस नहीं है। बंगाल कभी अस्त्र उठाना नहीं सीखा। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब सबसे बड़ा अवदान शायद इन 3 राज्यों का ही रहा। रिवॉल्यूशनरीज की जो जन्मभूमि थी वो अनुशीलन समिति थी, अरविंद, जिससे रिवॉल्यूशनरीज निकले सारे। ऋषि अरविंदो घोष थे, मास्टरदास शूरी सेन थे। तो फिर ये सभी थे जिनको पता था कि बंदूक के नोक से ही स्वाधीनता लाई जा सकती है। और अगर हम बंदूक की बात करेंगे तो हम कैसे भूल सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसी अध्याय में सबसे बड़े लेट्स से नायक हुआ करते थे। बंगाली के हृदय में वो आज भी है, हमेशा रहेंगे जब तक पूरे भारतवासियों के, पूरे भारतवासियों। और ये शायद इतिहास बंगाल धीरे धीरे भूलता जा रहा है। बंगाल का अगर पतन की बात करें तो शायद ये बख्तियार खिलजी के साथ शुरू हुआ। बख्तियार खिलजी के लेट्स से आक्रमण के साथ साथ बंगाल का जो
अपना अस्तित्व था, या फिर हम जिसे कहते हैं जे बंगाली कल्चर, वो धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि इसके साथ इस्लामी कल्चर जुड़ते चले गए। और आज के दिन में हम जो बंगाली कल्चर देखते हैं, शायद दोनों में ही मतलब वो झलकता है कि यहाँ पे आज के दिन में बंगाल में इस्लामिक कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। शायद ये इतिहासकारों का भी भूमिका रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का भी भूमिका रहा है कि हमने इसको नॉर्मल कर दिया। चाहे वो शब्द हो, भाषा हो, सभी में इसका झलक हमें आज के दिन में भी दिखता है। बख्तियार खिलजी के बाद हमने देखा बंगाल में इंडिपेंडेंट किंगडम्स देखने को मिले हमें, जिसके लास्ट शासक थे हमारे सिराजुद्दौला। तो इसी सिराजुद्दौला के बारे में बात करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि सिराज हार गए थे। सिराज के अगेंस्ट खड़े होने वाले जो लोग थे, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है जगत सेठ। जगत सेठ को ऑफन विलिफाई किया जाता है, या फिर उनको एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इवन मीर जाफर फॉर दैट मैटर। हाँ, इवन मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर का शायद मीर जाफर को अच्छे सही मायने में एक विश्वासघाती बोला जा सकता है, लेकिन एक हिंदू जो कि भारतवर्ष के प्रथम बैंकर बोला जा सकता है उन्हें। ठीक है, इनके पास इतना सोना हुआ करता था कि बोला जाता है कि वो पूरे गंगा के ऊपर एक बांध निर्माण कर सकते थे। तो उनका क्या मोटिव रहा होगा कि उन्होंने सिराज के बजाय उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायता की सिराज को हराने में। क्योंकि सिराज के बारे में ये नहीं बताया जाता कि सिराज जो है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का दर्शन, बच्चों, इवन मतलब तब के दिनों में तो 12 से 18 साल के बीच में महिलाओं का खून करना, ये करना बहुत ही आसान बात हो चुका था। शायद ये जगह टिपिकल इस्लामिक रूलर। और ये बात पता चल चुका था कि कैसे अगर सिराज को रहने दिया गया गद्दी पे, तो शायद हिंदू जो है बहुत बड़े खतरे में आ सकते थे, जिसके वजह से हमें बाद में देखने को मिला कि इनके जो जिसको शायद जमाता बोला जाता है, मीर कासिम जो थे, तो मीर कासिम ने शायद इनको जगत सेठ की हत्या कर दी, जो मिर्जाफर के जमाता थे, सिराज के नहीं। इसीलिए जगत सेठ की हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास वो शक्ति है कि वो किसी भी राजा को अपने गद्दी से हिला सकते। शायद यही पता अध्याय लोगों को पता इसीलिए नहीं है ताकि क्योंकि इसको अच्छे तरह से छुपा दिया गया। ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने शायद ये देखा है कि इस्लामी अत्याचारों को व्हाइट वॉश किया गया। ठीक है, ये पहली बार नहीं है। तो हमने बहुत बार देखा कि चाहे वो अकबर हो या फिर दूसरे राजा हो, इवन कि हमने बाद में भी देखा कि जब अंग्रेज का शासन चल रहा था, तब कोई एक हुआ करता था तीतू मीर के नाम से, उसके अत्याचार को भी हमने इसी तरह से देखा कि उसको मतलब एक सफेद झूठ में लपेट दिया गया और उसको भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत दिनों से चलता है। तो बंगाल का जो असली इतिहास है उसको छुपा दिया गया है, मिटा दिया गया है, और वो कभी भी शायद आगे नहीं आएगा। और आज के दिन में ये हमें इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जो बंगाल ने अपने गले में जो सांप लपेट रखा है, तो ये सांप कभी भी डस सकता है, और ये कभी कभी डसता भी रहता है। और बंगाल को इससे आज के दिन में कोई भी मतलब क्या बोले दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंगाल इसके साथ एडजस्ट हो चुका है। लेकिन आज के दिन में ये सांप इतना बड़ा हो चुका है कि ये गला घोटने लगा है और बंगाल को किसी न किसी दिन ये मार देगा। तो अगर हम इतिहास में वापस आ जाए तो 1757 के इस युद्ध के बाद, ठीक है, हमने देखा कि अंग्रेजों का शासन भारतवर्ष में शुरू हो गया, और भारतवर्ष में अंग्रेजों ने भी उसी तरह से अपना नया पैंतरा आजमाया कि इस भारत का जो इतिहास है, जो उनके हाथ लगने लगा था, तो उन्होंने चाहा कि उसको भुला दिया जाए। मैंने जो कहा था कि उनका एक ही मतलब मोटो था, जो कि अ व्हाइट माइंड इन अ ब्राउन स्किन, और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था जिसको बोला जाता है स्क्राइब्स या फिर क्लर्क्स, जो कि लिखने के काम में बहुत ज्यादा माहिर, सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, क्योंकि ब्रिटिश इस बारे में बहुत ज्यादा मतलब माहिर थे कि वो हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। तो इसीलिए यूरोपियन पढ़ाई को
बंगाल और इसके जगह पे, क्योंकि तब के दिन में 3 ही प्रेसिडेंसी या फिर भारत को 3 हिस्सों में बाँट दिया गया था। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो यहाँ पे बंगाल के एलीट या फिर टॉप लेट्स से अपर क्लास और मिडिल क्लास में इसका सबसे ज्यादा लेट्स से मतलब इफेक्ट देखने को मिला हमें, कि बंगाल के धारणाओं को बदलने की कोशिश की गई। यहाँ पे लॉर्ड मॉकले थे और बहुत सारा प्रयत्न हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इट ब्लू बैक ऑन देयर फेस। तो हमने ये भी देखा कि धीरे-धीरे जो किताब जैसे हम वेस्टर्न एजुकेशन के साथ यूज्ड टू होते गए, हमें बहुत सारे किताबें मिली। तो हम ग्रीक साहित्य, रोमन साहित्य, फिर एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा के बारे में पढ़ते चले गए। अमेरिकन सिविल वॉर भी हमें पढ़ने को मिला कि कैसे अंग्रेजों को हराया था अमेरिकन्स ने। तो ये सारी जो चीजें थी, धीरे-धीरे भारतीयों को पता चलने लगी और बंगाल ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, ओवरऑल पूरे भारत ने ही किया था, लेकिन इन तीन राज्यों का शायद अवदान सबसे ज्यादा था इस समय पे। तो बंगाल का इतिहास जो है आज के दिन में हमें धीरे-धीरे वापस लाना होगा, तभी एक सभ्यता के अगर इतिहास को मिटा दिया जाए तो उसका आज और कल भी मिटाने में बहुत ज्यादा देरी नहीं लगती। तो भारतवर्ष को और बंगाल को अपना इतिहास वापस समझना होगा कि उसका इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। क्योंकि बंगाल के शायद युवा को पता नहीं है कि 300 साल पहले कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर एक सभ्यता या फिर एक शहर हुआ करता था, जिसका किसके साथ योग था? जिसका योग था, व्यावसायिक योग था ग्रीस के साथ। क्या आम युवा को पता नहीं है? तो ये हमें बार-बार इतिहास को अगर बार-बार दोहराया नहीं जाए, कि इतिहास अगर बार-बार समझाया नहीं जाए, तो उस इतिहास को मिटाना बहुत ज्यादा ईज़ी है। और बंगाल में जो राजनैतिक तंत्र है और ये बुद्धिजीवियों का जो तंत्र है, वो इफेक्टिवली यही काम करती आ रही है कि उन्होंने हमारा जो इतिहास है वो पूरी तौर से मिटा दिया है। कि बंगाल क्या है और बंगाल क्या था। वो बंगाल का था 1757 से शुरू होता है, या फिर इस्लामी जो इन्वेजन है उससे शुरू होता है। उससे आगे जो राजा थे, आप अगर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं किताबों को अगर पढ़ूंगा, बच्चों की किताबों को, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस मिलेंगे कि वो बहुत ही छोटे हैं। जैसे सीबीएसई में भी आप अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि भारत के जो राजा थे, जैसे कि हम अगर राजपूत राजाओं के बारे में बात करें, या फिर जैसे कि रानी दुर्गावती अगर पूछा जाए कि कितनों को पता है कि आपको रानी दुर्गावती के बारे में पता है या नहीं, ठीक है? तो पहली कौन सी महिला रानी थी जिन्होंने इस्लामिक इन्वेजन को रोका था? तो ऐसे इतिहास को धीरे धीरे मार्क्सिस्ट इतिहासवादियों ने मिटा दिया। तो इसी इतिहास को हमें वापस लाना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि इन मार्क्सिस्टों का जो बंगाल पर वो प्रभाव रहा, भारत में सबसे ज्यादा रहा, और इनका सबसे ज्यादा योगदान तो कुछ नहीं होता है। दे आर लाइक लॉकस्ट्स, टिड्डे होते हैं कि जहां जाते हैं उस पूरी भूमि को तबाह बर्बाद कर देते हैं और इस्लामिक्स के हाथ में सौंप कर चले आते हैं। तो बंगाल में जैसा आपने बताया कि सिराज का अत्याचार चल रहा था, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। फिर नेहरू का काल आया तो फिर वो कम्युनिस्ट और वही माइंड से फिर नक्सलाइट्स वगैरह का शुरू हुआ सिद्धार्थ शंकर वगैरह के टाइम में। देन ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट केम ओवर, टुक ओवर। फिर ये ममता आ गई जो कम्युनिस्ट प्रो मैक्स हैं। तो मतलब शी इज नो लेस देन वही पूरा कार्टर। तो 50 60 70 साल से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बंगाल का एक रिच इतिहास रहा है, वहां रिचनेस रही है, वहां इतनी रिचनेस थी कि आज तक उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो पैरासाइट्स वहां पर अभी भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अत्याचार हुआ बंगाल के साथ की, उसकी भूमि छीन ली गई उससे, उसकी 3/4 भूमि भी बंगाल से छीन ली गई। जी, आज के दिन में जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ हमारे सिटिंग एमपीज कह रहे हैं कि बंगाल में कभी हेवी इंडस्ट्री नहीं हुआ करता था। शायद ये भूल चुके हैं, या फिर उनके लेट्स से वो मेमोरी में वो लोकस्ट का प्रभाव है कि वो भूल चुके हैं कि पूरे भारतवर्ष में हेवी इंडस्ट्रीज का जन्म यहीं से हुआ था। चाहे वो जेसप हो, चाहे वो डनलॉप हो, चाहे वो हमारे क्या बोलते हैं बंगाल केमिकल्स हो। तो ये पूरे बोरोलीन लोग जो यूज करते हैं
वो कलकत्ता से आगे एक जगह है, वहां पर बनती है और आज भी वैसे ही बनती है, स्टिल इन प्रोसेस। आदित्य बिरला का हेडक्वार्टर, टाटास का हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर नहीं था कलकत्ता में? जी। तो धीरे धीरे बंगाल के इसी इंडस्ट्रियल एरा को देखिए, इट वाज डिजाइन टू फेल। ब्रिटिश लेफ्ट इट एज अ डिजाइन टू फेल, क्योंकि उन्होंने तभी इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया जब जाके उन्हें पता चला कि जर्मनी जो है एक बड़े तौर पे युद्ध के लिए प्रस्तुति ले रहा है। तो तब जाके उन्होंने अपना जो सप्लाई लाइन है उसे मेंटेन करने के लिए बंगाल में बनाया। बनाने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि हमें अगर आप भौगोलिक रीजन के चले जाए, चाहे वो जूट हो या फिर लेट्स से बंगाल का जो इतना फर्टाइल जमीन हुआ करता था, या फिर आज भी है, तो हुआ नहीं करता था, आज भी है। तो यहाँ से खाना पानी, फिर क्या बोलते हैं, फिर जो इंडस्ट्रियल सारे चीज यहाँ यही से बनते थे, और गंगा की वजह से इसको समुद्री रास्ते से यूरोप तक ले जाना बहुत ज्यादा आसान था, तो उन्होंने बनाया। और बाद में नेहरू के मिक्स इकोनॉमी वाले आइडिया ने इस पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट को खत्म कर दिया। और धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते चले गए, कम्युनिस्ट ने इस पूरे राज्य का जो इंडस्ट्रियल एरा था, ताकि हम ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी इंटरनेट में सर्च कर ले, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कंप्यूटर से दूर रखा गया, इंग्लिश से दूर रखा गया बच्चों को, ताकि वो जो है सशक्त ना हो पाए, वो बाहर ना चले जाए। बंगाल को एक बराबर एक एग्रेरियन इकोनॉमी की तरह बंगाल को बनाया गया, जो कि आज भी स्टेट्स में जा रहा है कि बंगाल एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। बंगाल वॉज नेवर अ कंप्लीट एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम अंग्रेजों के जमाने में भी चले जाए, तब के दिन में हेवी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करते थे, बट स्टिल हमें जो देखने को मिलता था कि बंगाल में जो है, जिसको हम कुटीर शिल्प बोलते हैं, कि बंगाल में वो भी हुआ करता था। सो बंगाल वॉज नेवर प्योरली लेट्स से एग्रेरियन इकोनॉमी, छोटे स्केल में हो। इट वाज अ कंप्लीट इकोनॉमी। हाँ, इट वाज अ कंप्लीट इकोनॉमी। एग्रेरियन से फिर प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन भी होता था और उसके बाद ट्रेड भी होता था। जैसा आपने बताया कि ग्रीस से भी ट्रेड था, साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रेड था, सब जगह था, बाय लैंड रूट, बाय सी रूट, सारा ही ट्रेड था। इट वाज अ कंप्लीट इकोनॉमी। पूरे माले स्ट्रेट, जिसको जियोपॉलिटिकल टर्म में आज के दिन में बहुतों को पता है, सभी एक ही रेफरेंस से पहचान पाएंगे, द मलाक्का स्ट्रेट, जहाँ पे इंडियन नेवी का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो 15-16 सेंचुरी में तो वहां पे सबसे बड़े जहाज किसके हुआ करते थे, कौन से राज्य के? बंगाल का हुआ करता था। लेकिन ये बात कितनों को पता है? सब भूल चुके हैं, क्योंकि ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि बंगाल के इतिहास को पूरे तौर से भुलाने की कोशिश आज भी जारी है, ताकि वो अब भी एक्सप्लॉइट कर पाए इस जनरेशन को। बंगाल को आज के दिन में जैसे कि जॉब्स नहीं, बंगाल का आज के दिन में भी वो क्या दिया जाता है, भाता दिया जाता है। तुम्हें 1500 देंगे, 2000 देंगे, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से बैठो और अपना जो लेट्स से दिमाग है उसको मत चलाओ। तो प्रैक्टिकली ये एक दूसरे तरह की साजिश है, जो कि बंगाल का जो ब्रेन है, ब्रेन को दूसरे तरह से ड्रेन करने का प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारे बंगाल के जो आज के दिन में भी युवा है, कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? कर्नाटका, महाराष्ट्र, जैसे कि पुणे हो गया, मुंबई, बैंगलोर, कहाँ जा रहे हैं बंगाली वहां पे जा रहे हैं। जीत भाई, पहले इवन 50 years बैक होल ऑफ नॉर्थ इंडिया यूज्ड टू गो टू कोलकाता फॉर वर्क, और उससे पहले भी, और कलकत्ता ही जाते थे लोग काम करने, बंबई और चेन्नई और गुजरात नहीं जाते थे, कलकत्ते जाते थे। उस पर गाने बने, हमारे गांव के कितने लोग कलकत्ता में रहे काम के, मारवाड़ी जितने मैक्सिमम राजस्थान से उठे, बिजनेस सबसे ज्यादा उन्होंने कलकत्ता से किया। तो इट वाज अ कंप्लीट इकोनॉमी, इसमें डाउट नहीं है। बट हाँ, फिर वो रिवर्स उन्होंने कर दिया। एंड द ममता का उत्थान आप सोचिए ना कैसे होता है। टाटा की नैनो की फैक्ट्री हटाकर ममता आती, तो कैसे जब माइंड आपका पहला थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है जी। वही जो एक एग्जांपल है पूरे भारतीय बिजनेस सोसाइटी में ऐसे फैल गया कि अभी बंगाल में कोई भी पैर रखना नहीं चाहता। तो बंगाल का जो इतिहास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अगर इस साल अगर इसे रिवर्स नहीं किया गया, तो बंगाल इतिहास में भी एक अध्याय बन के ही रह जाएगा। क्योंकि पुरजोर तरीके से ये साजिश है कि बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बना दिया गया। एक पुरजोर साजिश है।
इसको पश्चिम बांग्लादेश बना दिया जाए, क्योंकि बंगाल का जो डेमोग्राफी है वो इतने रैपिड पेस से चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बंगाल में नहीं आए, आप आ जाइए, आप मुर्शिदाबाद आइए, उत्तर दिनाजपुर आइए, दक्षिण दिनाजपुर आइए, नॉर्थ 24 परगना आइए, साउथ 24 परगना आइए, यार घूमिए, गांव में घूमिए, तो आपको पता चलेगा कि डेमोग्राफी कितने मतलब रैपिड पेस से चेंज हो रहा है। हम्म। जी, तो काफी डिटेल में और काफी संक्षिप्त में, मतलब दोनों ही बात एक साथ कह सकते हैं कि एक इतिहास जो आवश्यक इतिहास था वह आपने बताया और आज तक आप ही हमें पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि हमने काफी संक्षिप्त तरीके से बात की इसकी, दिस नीड्स अ लॉन्गर डिस्कशन। पर आगे के एपिसोड्स में हम यह भी बात करेंगे दर्शकों की कैसे अब इसका उत्थान होना आवश्यक है, और कभी हम सिर्फ कम्युनिस्ट शासन की भी बात करेंगे कि वहां पर क्या बुरा हुआ। अभी तो जैसे सिर्फ चैप्टर्स के नाम बताए हैं जीत भाई ने, तो इतिहास भी बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि बंगाल भारत का बहुत प्यारा, बहुत ही वैल्यू एडिड, मतलब एक कह सकते हैं कि सभ्यता का बहुत योगदान है भारत में। तो और हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, जैसे जिस तरीके से हमसे छीना जा रहा है, गिद्ध की दृष्टि कई लोगों की है, ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो उसके उत्थान के लिए देखिए पूरी मेहनत हो रही है, वहां के लोग भी लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जैसा आपने कहा 2026 इलेक्शन, 3 मई का रिजल्ट विल बी डू और डाई फॉर बंगाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बंगाल रिवाइव होगा, हिंदू जीतेगा, वापस से हिंदू सभ्यता वहां पर बंगाली सभ्यता उत्थान करेगी अपना। और इसी इच्छा और माँ से प्रार्थना के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। थैंक यू जीत भाई, आपने हमें काफी समय दिया और आपसे सभी उम्मीद है। दर्शकों को जी मेरा भारत के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, और जी बहुत अच्छा लगा बात करके। जी, नहीं आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत है, तो अभी आज जस्ट एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ है एंड वील कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑन मोर जाते जाते सब्जेक्ट्स। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बंगाल पूरा भारत ही सोने की चिड़िया है, लेकिन उस सोने की चिड़िया में एक और घोंसला है जिसे बंगाल कहते हैं, जो जिसके बारे में हम आगे चल के और ज्यादा बात करेंगे। और इस सोने की चिड़िया को कैसे गला दबा के पुरजोर तरीके से मारने की कोशिश की जा रही है, वो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। आज तो बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमने हमने बात की कि जी बंगाल के छोटे छोटे अध्याय को मैंने तोड़ तोड़ के एक बहुत ही लेट्स से इंट्रोडक्टरी वे में समझाया। हम आगे जी जाएंगे, बंगाल के इतिहास के हर एक पन्ने को हम समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि बंगाल के युवा को वापस अपने इतिहास के बारे में पता चले। इस इतिहास को हम बिल्कुल, नहीं दे सकते। इतिहास और वर्तमान दोनों के बारे में, ताकि भविष्य आपका उज्जवल हो, और आपका भविष्य तभी बनेगा जब आपको अपने गौरवशाली इतिहास की बात भी पता हो। तो बड़ा आवश्यक है उसको जानना। तो इसी के साथ आज की एक चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद जीत भाई, और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है तो हमें भी अच्छा लगता है। और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।